नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स 2021 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। 17 फरवरी 2021 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या है देख लेते हैं। आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन दबा के। क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर शिप रिसाइकलिंग विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी 1 एंड 3 ओनली। स्टेटमेंट 2 गलत है। सबसे पहले हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन पर आएंगे। शिप ब्रेकिंग ये होता क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ए शिप व्हेन इट कंप्लीट्स इट्स लाइफ टेन्योर। देखो दोस्तों, एक शिप का लाइफ जब खत्म हो जाता है, इसको तोड़ते हैं, पूरा ब्रेक डाउन करते हैं स्क्रैप्स में। ये जो स्क्रैपिंग प्रोसेस है ना, इसको शिप ब्रेकिंग बोलते हैं। It is one of the most hazardous jobs in the world because most ships are used to carry radioactive materials, toxic wastes, extremely poisonous chemicals and oil. Normally गाड़ी वगैरह जब टेन्योर खत्म होने के बाद तोड़ते हैं ना, वैसे इजी नहीं है शिप को तोड़ना, क्योंकि शिप बहुत साल सर्विस में रहने के बाद इसके अंदर बहुत सारे रेडियो एक्टिव मटेरियल्स रहते हैं, टॉक्सिक वेस्टेस रहता है, ठीक है, बहुत सारे पॉइजनस केमिकल्स एंड ऑयल्स रहते हैं। तो ये हमारी ह्यूमन लाइफ के लिए थोड़ा सा खतरनाक है। इट डायरेक्टली अफेक्ट द हेल्थ ऑफ वर्कर्स। जो तोड़ने के लिए लेबर्स रहते हैं उनके लिए, उनकी हेल्थ के लिए हानिकारक है। हंड्रेड्स ऑफ मैनुअल लेबरर्स मूव ऑन टू द बीच टू डिसमैंटल ईच शिप। देखो, एक बड़ा सा शिप तोड़ने में, डिसमैंटल करने में बहुत सारे लोग लगे रहते हैं, तो ये सबके लिए, उनके हेल्थ के लिए डेंजरस है। अब आते हैं हांगकांग कन्वेंशन। एक हांगकांग कन्वेंशन है जो हांगकांग में साइन हुआ था, इसलिए इसका नाम हांगकांग कन्वेंशन है। ऑन शिप रिसाइकलिंग, ये क्या है? It including the fact that ships sold for scrapping may contain environmentally hazardous substances such as asbestos, heavy metals, hydrocarbons, ozone depleting substances, others. देखो, जो लेबर शिप ब्रेकिंग में काम करते हैं ना, इनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए हांगकांग कन्वेंशन ऑन शिप रिसाइकलिंग बना था। मतलब इनकी हेल्थ को लेके ये कंसर्न थे। It also addresses concerns raised about working and environmental conditions at many of the world ship recycling locations. दुनिया में कई जगहों में शिप ब्रेकिंग यार्ड्स हैं, तो यहाँ जो लेबर्स के वर्किंग कंडीशन, एनवायरमेंटल कंडीशंस को सुधारने के लिए ये हांगकांग कन्वेंशन लाया गया था। इंडिया भी ये हांगकांग कन्वेंशन में साइन किया है। रेगुलेशन इन द न्यू कन्वेंशन कवर। देखो, ये जो कन्वेंशन को अपडेट हुआ था बेसिकली, तो इसमें एक न्यू पॉइंट आया है। डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ शिप सो एज टू फैसिलिटेट सेफ एंड एनवायरमेंटली साउंड रिसाइकलिंग विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द सेफ्टी एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द शिप्स। ये भी उसमें ऐड किया, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब पहले जो हांगकांग कन्वेंशन था ये रिसाइकलिंग में कॉन्सेंट्रेट करता था। अब इसका जो न्यू कन्वेंशन ऑर्डर आया है ना, इसमें ये लिखा है शिप जब बनाते हैं ना, इसके डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ शिप, ये भी ये मॉनिटर करते हैं, क्योंकि इसके जब वो रिसाइकलिंग के टाइम आएगा तब हजारस सब्सटेंसेस नहीं रहेगा, या जो तोड़ने के लिए लोग लगे रहते हैं इनके लिए कुछ डेंजरस नहीं होगा। वैसे बनाना चाहिए शिप को। तो इसकी जो डिजाइन है, इसकी प्रिपरेशन है, कंस्ट्रक्शन है, इसको भी ये जो हांगकांग कन्वेंशन ऑन शिप रिसाइकलिंग में ऑर्डर्स है, डायरेक्टिव्स है, राइट। अब देखो हमारे क्वेश्चन पर आता है। Point number 1, convention is aimed at ensuring the ships when being recycled do not pose any unnecessary risk to human health, safety and the environment. ये बिल्कुल सही है, इसी के लिए तो हांगकांग कन्वेंशन बना था। सेकंड क्या है जो गलत है? रेगुलेशंस इन द कन्वेंशन डज नॉट कवर द डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ शिप्स। देखो दोस्तों, ये गलत है, क्योंकि अब ये भी ऐड किया, जो भी शिप बनाएगा उसमें भी हांगकांग कन्वेंशन के गाइडलाइंस को फॉलो करना है, ठीक है। इसी तरह डिजाइन करो, क्यों? तब जब इसका रिसाइकलिंग के टाइम आएगा, जब तोड़ने का टाइम आएगा, तब जो लेबर्स होंगे उनको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए। तीसरा क्या है? अलांग इन भावनगर डिस्ट्रिक्ट गुजरात इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट शिप ब्रेकिंग फैसिलिटी। ये बिल्कुल सही है दोस्तों। अलांग नाम याद रखिएगा, गुजरात में है, भावनगर डिस्ट्रिक्ट में है। ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट शिप ब्रेकिंग यार्ड है, ठीक है। मैंने एक बार आपको बोला भी था, इंडियन नेवी का INS विराट जो एयरक्राफ्ट कैरियर, वो भी तोड़ने के लिए उधर ही लेके गए थे, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर आया, इसलिए इसको पोज करके रखा है। Question number 2, consider the following statements regarding privatization of public sector banks which are correct. वीडियो पोज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी 1 एंड 3 ओनली। स्टेटमेंट 2 गलत है। सबसे पहले हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दोस्तों, बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970 इंपॉर्टेंट एक्ट है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। दिस एक्ट डील्स विद द मर्जर ऑफ बैंक्स। तो मर्जर ऑफ बैंक से आप रिलेट कर सकते हो इस एक्ट को। इस एक्ट के अंडर ये सब काम होता है, बैंकों को जो मर्ज करते हैं। आपको पता है पहले 27 नेशनलाइज बैंक थे,
थे, अभी वो 12 है। ठीक है, काफ़ी सारे बैंक्स को मर्ज किया था और अब 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स मतलब जो नेशनलाइज बैंक्स है। अब देखो, मेनी कमिटीज हैड प्रपोज ब्रिंगिंग डाउन द गवर्नमेंट स्टेक इन पब्लिक बैंक्स बिलो 51%। देखो, प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स के लिए, प्राइवेटाइजेशन मतलब क्या होता है, जब 50% के नीचे गवर्नमेंट से अपना ओनरशिप का परसेंटेज चला जाएगा। मतलब अगर 50% से ऊपर 51% अगर गवर्नमेंट के पास पावर है, मतलब पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का या ओनरशिप है, तब वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो गया। अगर 51 से नीचे हो गया, मतलब 50 से नीचे हो गया, तो फिर वो गवर्नमेंट का मेजर स्टेक नहीं रहा। 50% से ज्यादा अगर दूसरे किसी के पास है तो गवर्नमेंट बैंक नहीं बोल सकते हम। तो ये जो प्राइवेटाइजेशन करने के लिए 2 कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किए थे इसके बारे में स्टडी करने के लिए, एक है नरसिंह कमेटी और एक पीजे नायक कमेटी। ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों दोनों कमेटी के बारे में। एक कमेटी प्रपोज किया था 33% गवर्नमेंट स्टेक होना चाहिए, दूसरा पीजे नायक कमेटी सजेस्ट किया था बिलो 50% होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, मतलब जो गवर्नमेंट का स्टेक है, गवर्नमेंट को कितने परसेंटेज कंट्रोल चाहिए उन बैंकों के ऊपर, दोनों कमेटी का प्रपोजल इधर लिखा है। गवर्नमेंट हैड आल्सो मर्ज्ड 10 पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन 4 इन द ईयर 2020। देखो 2020 में भी 10 को 4 बना दिया था। दस द टोटल नंबर ऑफ पीएसबीज केम डाउन फ्रॉम 12 टू 12 फ्रॉम 27। तो टोटल अभी के लिए 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। अब हमारे स्टेटमेंट्स में चलते हैं। पहला क्या है, बैंकिंग कंपनीज एक्ट के बारे में बिल्कुल सही है। दूसरा गलत है दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ पीएसबी इन इंडिया 27 नहीं है, 12 है। तीसरा क्या, नरसिंह कमेटी एंड पीजे नायक कमेटी सजेस्टेड गवर्नमेंट स्टेक इन पब्लिक बैंक्स बिलो 51%। देखो दोनों कमेटी जब कॉन्स्टिट्यूट किया था, उनके रिपोर्ट जब सबमिट किए थे, उन्होंने दोनों ने ये बोला गवर्नमेंट स्टेक बिलो 51% हो सकता है। ठीक है, तो ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 3, द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्चुअली लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ महाराजा सुहेलदेव मेमोरियल। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी 2 and 3 ओनली। तो दोस्तों स्टेटमेंट 1 गलत है। सबसे पहले हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये न्यूज़ सुबह हर्षित सर ने कवर किया था डेली न्यूज़ में कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने महाराजा सुहेलदेव मेमोरियल का फाउंडेशन स्टोन ले किया। बेसिकली महाराजा सुहेलदेव के नाम पे एक मेमोरियल बन रहा है, तो उसका फाउंडेशन स्टोन ले किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑन फरवरी 16, 2021। अब देखो दोस्तों, इसके साथ साथ डेवलपमेंट वर्क ऑफ चितौरा लेक इन बहराइच डिस्ट्रिक्ट भी शुरू हो रहा है। तो चितौरा लेक कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में, ये ध्यान दीजिएगा। अब क्या है, महाराजा सुहेलदेव के बारे में, ही वॉज एन इंडियन किंग फ्रॉम श्रावस्ती। इनका राज का नाम था श्रावस्ती। ठीक है, श्रावस्ती कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, मॉडर्न उत्तर प्रदेश में। तो ये पॉपुलर इसलिए हुआ था, ही डिफीटेड एंड किल्ड गजनाविद जनरल गासी सैयद सलार मसूद। तो बेसिकली जो जनरल है, किनका जनरल था, महमूद ऑफ गजनी का जनरल था। ठीक है, मतलब गजनाविद जनरल बोलते हैं। ही डिफीटेड द गजनाविद जनरल एट बहरिच इन 1034 सी। तो बेसिकली बहरिच में एक युद्ध हुआ था, उसमें ये जनरल को हराया था, इसलिए महाराजा सुहेलदेव जी का मेमोरियल उधर बन रहा है बहरिच में। ठीक है, और क्या है, सुहेलदेव ऑल्सो फाइंड्स मेंशन इन 17th सेंचुरी मिरात ई मसूदी। तो कोई पेशियन लैंग्वेज किताब है, उसमें मिरात ई मसूदी नाम है, इसमें महाराजा सुहेलदेव के बारे में मेंशन्ड है। ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा। अब बहरिच के बारे में, इट इज ए सिटी एंड म्युनिसिपल बॉडी इन उत्तर प्रदेश। सिटी इज लोकेटेड ऑन द सरयू रिवर विच इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ घाघरा रिवर। तो बहरिच सिटी जो है दोस्तों, नेपाल से अपना बॉर्डर भी शेयर करता है और ये सरयू रिवर के पास में है। सरयू रिवर घाघरा रिवर का ट्रिब्यूटरी है, ध्यान दीजिएगा। अब महमूद ऑफ गजनी के बारे में पढ़ लीजिएगा। वाज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ टर्किक डायनास्टी ऑफ गजनाविस। ठीक है, ये पहला इंडिपेंडेंट रूलर था टर्किक डायनास्टी का, महमूद ऑफ गजनी। अब हमारे स्टेटमेंट्स में आता है दोस्तों। पहला क्या है, महाराजा सुहेलदेव इज सेड टू बी एन 11th सेंचुरी रूलर ऑफ श्रावस्ती लोकेटेड इन प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश। ये गलत है दोस्तों, मध्य प्रदेश में नहीं, उत्तर प्रदेश में है। सुहेलदेव इज मेंशन्ड इन द 17th सेंचुरी मिरात इल मसूदी विच इज अ पर्शियन लैंग्वेज हिस्टोरिकल रोमांस। बिल्कुल सही है दोस्तों, ये मैंने अभी भी बताया आपको। ये मिरात ई मसूदी नाम ध्यान दीजिएगा, कहीं एग्जाम में पूछा तो कनेक्ट कर सकते हो महाराजा सुहेलदेव से। अब मेमोरियल बन रहा तो एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन आ भी सकता है। अब तीसरा क्या है, सुहेलदेव had fought against the महमूद गजनी ड्यूरिंग द इन्वेजन ऑफ सोमनाथ टेम्पल गुजरात। देखो महमूद गजनी ने गुजरात के सोमनाथ टेम्पल इन्वेट किया था, तब इन्होंने सुहेलदेव ब्रेवली फाइट किया था इनके अगेंस्ट। ये भी पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, मैंडरिन डक was recently spotted in the Maguri Motapang Beel in Assam. Consider the following statements which are correct. वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए 1 ओनली। तो दोस्तों स्टेटमेंट 2 and 3 गलत है। सबसे पहले मैंडरिन डक क्या है देख लेते हैं। दोस्तों ये फोटो में आप जो देख रहे हो यही है मैंडरिन डक, बहुत ही खूबसूरत डक है, बतख है बेसिकली। इट इज कंसिडर्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल डक इन द वर्ल्ड। देखो आप देख ही रहे हो, बहुत ब्यूटीफुल है।
इट इज़ ए स्मॉल एक्सोटिक लुकिंग बर्ड नेटिव टू ईस्ट एशिया। तो ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं दोस्तों ये स्मॉल एक्सोटिक लुकिंग, एक्सोटिक मतलब फॉरेन बोल सकते हो, मतलब इंडिया में ज़्यादातर दिखाई नहीं देता है। माइग्रेटरी डक ब्रीड्स इन रशिया, कोरिया, जापान एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ चाइना। तो बेसिकली इंडिया में कम ही दिखता है दोस्तों, अब माइग्रेट होके एक दो इंडिया में भी आया है और आसाम में दिख गया है, इसलिए न्यूज़ में आया था। इट हैज़ नाउ एस्टैब्लिश पॉपुलेशन इन वेस्टर्न यूरोप एंड अमेरिका टू। डक हाउएवर रेयरली विजिट्स इंडिया, इट डज नॉट फॉल इन इट्स यूजुअल माइग्रेटरी रूट। तो यूजुअली इसकी जो माइग्रेटरी रूट है ना, इसमें इंडिया नहीं है, पर कैसे पता नहीं, अभी इंडिया में आ गया, आसाम में दिख गया। और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर का स्टेटस क्या है? लीस्ट कंसर्न। ये जो स्टेटस आपने शायद सुना नहीं होगा, आपने ये सुना होगा क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, थ्रेटन्ड, एक्सटिंक्ट, ऐसे करके सुना होगा, पर लीस्ट कंसर्न करके भी IUCN का स्टेटस है दोस्तों। लीस्ट कंसर्न मतलब जैसे नाम कहता है लीस्ट कंसर्न है, मतलब कंसर्व करने की कोई जरूरत नहीं है, इनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और मगुरी बील के बारे में, मगुरी मोटापंग वेटलैंड इज लोकेटेड क्लोज टू द दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क इन अपर आसाम। दोस्तों दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क के पास नेचुरल गैस ब्लोआउट हुआ था, आपको याद होगा, मैं वो नाम भूल गया, वो जगह का काफ़ी न्यूज़ में आए थे। दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आसाम में है, ध्यान दीजिएगा। आप वो जगह का नाम बता दीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में, जहाँ से नेचुरल गैस ब्लोआउट हुआ था, काफ़ी 3-4 महीने तक नेचुरल गैस निकलता ही रहा, बहुत प्रॉब्लम हुआ था उधर। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया। वैसे ही जो वेटलैंड है मगुरी मोटापंग वेटलैंड, एक इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है, आसाम में है, ध्यान दीजिएगा। मगुरी मोटापंग वेटलैंड कहाँ पे? आसाम में है। अब देखो स्टेटमेंट्स में, इट इज स्मॉल एक्सोटिक लुकिंग बर्ड नेटिव टू ईस्ट एशिया, ये बिल्कुल सही दोस्तों। सेकंड क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर मतलब IUCN हैज कैटेगराइज्ड मैंड्रिन डक एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, बिल्कुल गलत है दोस्तों, मैंने अभी भी आपको बताया। IUCN स्टेटस लीस्ट कंसर्न है, मतलब कंसर्व करने की कोई जरूरत नहीं है, ये खुश है अपने आप में, ठीक है। और मगुरी मोटापंग इज ए वेटलैंड साइट लिस्टेड अंडर द रामसार कन्वेंशन। वैसे वेटलैंड्स के लिए एक रामसार कन्वेंशन है दोस्तों, इसमें मगुरी मोटापंग नहीं है, ठीक है। आप मुझे ये बताइए इंडिया में कितने रामसार वेटलैंड साइट्स हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपीसी पर्सपेक्टिव में। और ये रामसार नाम कहाँ से आया? एक्चुअली ये जो कन्वेंशन साइन हुआ था ईरान के रामसार सिटी में, ठीक है, इसलिए रामसार कन्वेंशन बोलते हैं। और मगुरी मोटापंग हमारा रामसार कन्वेंशन साइट्स में नहीं है, तो ये स्टेटमेंट 3 भी गलत है, स्टेटमेंट 1 ओनली सही है। Question number 5. The Ministry of Social Justice and Empowerment will release the 3rd edition of Indian Sign Language Dictionary. Consider the following statements regarding government initiatives to prevent disability in India which are correct. वीडियो पोज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों ये जो क्वेश्चन को एक क्वेश्चन की तरह आप मत समझिए, ये देखिए आप गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या क्या रहा है टू प्रिवेंट डिसेबिलिटी इन इंडिया। डिसेबल्ड पर्सनस को सपोर्ट करने के लिए, डिसेबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या इनिशिएटिव रहा है, ये आपकी मेंस रेटिंग में काम आएगा दोस्तों। कभी मेंस के एग्जामिनेशन में कभी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के बारे में पूछा टू प्रिवेंट डिसेबिलिटी इन इंडिया, तो ये सब आप कोट कर सकते हो। क्या क्या है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसमें ऐसा प्रोविजंस दिया है 100% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल बाई 2030। जितने भी डिसेबल्ड है इंडिया में उनका 100% एनरोलमेंट होना चाहिए प्री स्कूल से लेके सेकेंडरी लेवल तक। इसका टारगेट दिया है 2030 तक, ठीक है। तो ये एक हो गया। दूसरा क्या है? एक एक्ट है राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, RPWD एक्ट 2016 इंक्लूड्स प्रोविजंस फॉर हियरिंग इंपेयर्ड ऑल्सो, जिसको सुनाई नहीं देता वो भी इंक्लूडेड है राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज में। तो आप बस ये ध्यान दीजिए कि राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज करके एक एक्ट है जो डिसेबल को सपोर्ट करने के लिए। तीसरा क्या है? नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डेफनेस। देखो डेफनेस के लिए स्पेशली गवर्नमेंट की तरफ से एक इनिशिएटिव है, वो है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डेफनेस। ये 2006 में लॉन्च हुआ था टू टैकल हाई इंसिडेंस ऑफ डेफनेस। इंडिया में कई सारे केसेस ऐसे रिपोर्ट हो रहा था डेफनेस का, तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या मेशर्स अडॉप्ट हो सकता है, ये सब देखभाल करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रोग्राम है NPPCD, जिसको नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डेफनेस बोलते हैं। अब एक्सप्लेनेशन में मैंने वही लिखा है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करके दिया। बेसिकली न्यूज़ आया था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी का 3rd एडिशन रिलीज किया है फरवरी 17 को। अब देखो इंडियन साइन लैंग्वेज क्या आपको पता है? जिसको सुनाई नहीं देता, जो बोल नहीं पाते, वो लोग साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कुछ साइंस दिखाते हैं हाथों से, उसे दूसरा समझ जाता है। तो ये है डिक्शनरी, इसमें कुछ नया 10,000 टर्म्स ऐड किया है, इंक्लूडिंग एकेडमिक, लीगल, मेडिकल, टेक्निकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, एग्रीकल्चर टर्म्स इन, ठीक है। मतलब एक दूसरे से साइन लैंग्वेज में बात करने के लिए और आराम और आसान हो जाएगा। और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स मैंने आपको अभी भी बोला, ठीक है, ये सब वही पढ़ लीजिएगा, मैंने जो एक्सप्लेन किया था वही लिखा है दोस्तों। अब हमारे स्टेटमेंट्स में चलते हैं और एक बार, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, आंसर इज ऑल ऑफ द अबव।
तो दोस्तों हमारे डेली 5 मॉक क्वेश्चंस इधर खत्म हो रहा है। कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया इज द टॉलेस्ट। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, ताजमहल। दोस्तों ताजमहल और कुतुब मीनार के बीच में आपको डाउट हो सकता है, पर एक्चुअली द टॉलेस्ट इज ताजमहल। ओनली 0.5 मीटर का डिफरेंस है दोस्तों। देखा, ताजमहल स्टैंडिंग एट ए हाइट ऑफ 73 मीटर्स इज टॉलर दैन द कुतुब मीनार, द टॉलेस्ट ब्रिक मीनारेट इन द वर्ल्ड। ठीक है, कुतुब मीनार इज द टॉलेस्ट ब्रिक मीनारेट इन द वर्ल्ड, ये भी आप ध्यान दीजिएगा, विच मेजर्स 72.5 मीटर्स। ठीक है, तो ये 0.5 मीटर्स टॉल है। आज का क्वेश्चन देख लीजिए, करेवा फॉर्मेशंस आर फाउंड इन विच रीजन ऑफ हिमालयस। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो मैं इधर बंद कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो से कुछ यूज़ हो रहा है। मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, व्यूज़ को बढ़ाना है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक एंड कमेंट के बिना मत जाइएगा दोस्तों। आप लोग जितना लाइक एंड कमेंट करोगे उतना यूट्यूब हमारे वीडियोज़ को रिकमेंड करेंगे। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। आज शाम तक जितने भी पेंटिंग PDF है टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आप नीचे वाला लिंक फॉलो कर सकते हो जो डिस्क्रिप्शन में लिखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।